तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मवीर हिस्ट्री प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 है, ठीक है पार्ट। और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो कुछ करा रहे हैं सब एनसीईआरटी के अनुसार करा रहे हैं, ठीक है। सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। चैप्टर हमारा दूसरा है, क्लास 12 के लिए है ये। और चैप्टर का नाम राजा किसान और नगर, ठीक है। सभी न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। चलिए देखिए, कुछ मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। उनका समयकाल कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किया था 24 वर्ष तक। और इसके बाद आते हैं बिंदुसार, 28 वर्ष तक किया इन्होंने। अशोक आते हैं, इन्होंने 37 वर्ष तक किया था। सबसे ज़्यादा अशोक ने किया था। देखिए, सबसे ज़्यादा अशोक ने, सबसे प्रतापी शासक था मौर्य वंश का अशोक। फिर आता है कुणाल, इसने 4 वर्ष तक। और दशरथ, इसने 4 वर्ष तक किया था। और संप्रति, इसने 9 वर्ष तक। और देखिए कौन सा हमारा शालीशुक, इसने 13 वर्ष तक। और देखिए देव वर्मन, देखिए इसने 7 वर्ष किया था। और देखिए शतधुवन, इसने 8 वर्ष किया था। और इसने बृहद्रथ, अंतिम शासक कौन सा था तो बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ था हमारा अंतिम शासक। देखिए मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था, थोड़ी सी लास्ट शासक लिया। देखिए बृहद्रथ कैसे मारा गया। देखिए बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। जो बृहद्रथ था अंतिम शासक, इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य अंत हो गया यहाँ से, ठीक है। देखिए थोड़ा दक्षिण भारत, हमने ऊपर का तो पढ़ लिया लेकिन दक्षिण भारत नहीं पढ़ा है। दक्षिण भारत के हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि सातवाहन है हमारे, सातवाहन हमारे, देखिए सातवाहन है। और चोर हैं, ये राजा हुए थे। और चेर और पांडे है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सातवाहन, जो सातवाहन थे, देखिए सातवाहन मैंने ABCD करके दर्शाया है। सातवाहन ये यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर शासक किया था। और यहाँ पर थे चोल, और ये थे हमारे चेरसी वाले, ठीक है। और D से हमारे पांडे है, ठीक है। चोल, चेर और पांडे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण के राजा तथा सरदार क्या क्या थे, राजा और सरदार। देखिए भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण सरदारियों का उदय हुआ। देखिए तमिलकम, देखिए तमिलकम, देखिए यानी कि तमिलनाडु, देखिए आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलकम क्षेत्र में चोल, देखिए इन सभी क्षेत्रों को एक क्षेत्र बोला जाता था तमिलकम, ठीक है। इन सबको मिलाकर चेर और पांडे जैसी सरदारी अस्तित्व में आई। यह राज्य काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी विशाल थे, समृद्ध और विशाल थे, ठीक है। शक्तिशाली राज्य थे काफ़ी ये। देखिए सरदार तथा सरदारी। देखिए सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता था सरदार। देखिए सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था है, देखिए, और नहीं भी। यानी कि पहले देखिए वंशानुगत भी हो सकता है या और नहीं भी। देखिए सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग होते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर होता है सरदार, इसके मर जाने पर इसका पुत्र सरदार बनेगा। और इसके मर जाने पर इसका पुत्र, फिर पौत्र, फिर पौत्र, ऐसे चलती रहती है। तो ये सरदारी होती थी। एक ही वंशानुगत भी हो सकती थी, और यदि वंशानुगत नहीं होता तो उसके परिवार से कोई ना कोई सरदार बनाया जाता था। देखिए सरदार और सरदार के कार्य क्या थे। देखिए अनुष्ठान का संचालन, युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना, ये सरदार के कार्य होते थे ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। और देखिए सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। जो लोग होते थे उसके अधीन, उनसे भेंट लेता था, ठीक है। देखिए अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता था। जो उसके ग्रोह के लोग होते थे उसमें उस भेंट को बांट लेता था, सभी को दे देता था। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं, कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता है। देखिए इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कौन सा हमारा तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है राज्यों की जानकारी, ठीक है। और देखिए इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है, यानी कि सरदारों के बारे में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है इन सरदारों के बारे में, उसमें जिक्र किया गया है। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे, यानी कि लंबी दूरी से, यहाँ पर राज्य है तो यहाँ काफ़ी दूर दूर से इकट्ठे करते थे राजस्व, यानी कि कर बोलते हैं हम, ठीक है, जो टैक्स होता है उसे एकत्रित करते थे उनकी सुरक्षा के बदले में। देखिए इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख थे, महत्वपूर्ण थे शक और हमारे सातवाहन राजा, ठीक है। देखिए शक राजा मध्य एशिया से मलके, देखिए मध्य एशियाई मलके थे। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें मध्य एशियाई मल बोला जाता है। देखिए दैविक राजा, ठीक है, चलिए देखिए राजाओं के दरबार, देखिए राजाओं के दरबार उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ा था। वो देवताओं के बराबर राजा होते थे, देवताओं के बराबर अपनी स्थिति बनाना चाहते थे। देखिए कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया, इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई, शायद वह स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, यानी कि भगवान का रूप देना चाहते थे, खुद को खुद भगवान बनना चाहते थे, भगवान के समान बनना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने अपनी मूर्तियां रखवाई मंदिरों में, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। जो हमारा मथुरा है वहाँ पर एक कुषाण राजा की मूर्ति मिली है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी ऐसी ही मूर्ति मिली है। जो अफगानिस्तान है वहाँ पर भी एक देवस्थान है, तो वहाँ पर भी एक ऐसी मूर्ति मिली है राजा के समान, ठीक है। मोन टॉपिक और पॉइंट अपने दिमाग में बैठाते जाने हैं। अब देखिए गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य इसके बारे में जानेंगे, ये भी हमारा दिया है क्लास 12 की हिस्ट्री बुक में, ठीक है। देखिए मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो मौर्य काल हुआ हमारा समाप्त, फिर हमारा आता है गुप्त काल, इसको भारत का स्वर्ण युग जाना जाता है, ठीक है। स्वर्ण युग इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट। देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा लगभग 275 ईसा पूर्व में की गई थी। ईसा के जन्म से 275 पहले, ठीक है, ईसा पूर्व पहले की गई थी। और संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। और देखिए गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। जो गुप्त काल की जो भाषा थी राजकीय संस्कृत थी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं हम। आज के समय में हमारी हिंदी है, उस समय में संस्कृत थी उनकी भाषा गुप्त साम्राज्य की, ठीक है। अब देखिए गुप्त काल में अधिकतर सिक्के सोने से बनाए जाते थे। जो गुप्त काल के शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के बनवाए, ठीक है, कुषाण शासकों ने। चलिए गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्यिक स्रोतों, सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी लेकर लिखा गया है। जो अभिलेख हैं, सिक्के मिले हैं, साहित्यिक स्रोत मिले लिखे हुए, तो इससे गुप्त साम्राज्य का बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए गुप्त साम्राज्य में कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्ती भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। जो अपने राजा की प्रशंसा के बारे में वहाँ के कवियों ने लिखी है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। देखिए एक उदाहरण है, देखिए उदाहरण हमारा प्रयाग प्रस्ती। देखिए प्रयाग प्रस्ती की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा की गई। जो राजकवि थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रस्ती की रचना की, जिसका नाम था हरिसेन, ठीक है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जो लिखी गई थी प्रयाग प्रस्ती, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इससे भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए जनता में राजा की छवि, आखिर जनता राजा को कैसा समझती थी, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। देखिए ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया है। जो जातक कथाएं गौतम बुद्ध की, उसमें, और पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है, एक किताब है बहुत मोटी पंचतंत्र, उससे जानकारियाँ प्राप्त की हैं, अनुमान लगाया है। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व
ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई हैं। ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण, एक उदाहरण देखिए, देखिए गणतेंदु जातक नामक कहानी, एक कहानी है ये, जातक है ये। इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा, जो कुटिल राजा से उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। उसकी प्रजा, जो राजा होता है कुटिल, उससे प्रजा दुखी रहती है। देखिए बूढ़े, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक जो जानवरों को पालते हैं, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखिए क्या होता है, तो सब ने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। भेष बदलकर गया अपनी जानकारी प्राप्त करने के कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोगों का पर हमला करते हैं, जो डकैत होते हैं उन लोगों पर हमला करते हैं, तथा दिन में राजा के अधिकारी टैक्स इकट्ठा करने के लिए, इसलिए लोग गांव छोड़कर जंगल में बस गए। दिन में राजा के जो सैनिक होते थे वो टैक्स वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे उनकी सुरक्षा के बदले में, और रात में डकैत उनको लूटते थे। तो लोग जो राजा के लोग आते थे टैक्स वसूलने की, तो वो जंगल में चले जाते थे टैक्स से बचने के लिए। देखिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करना, इसमें लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता में कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाने लगी। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया जाने लगा, कुदाल, ठीक है। इस प्रकार की होती है कुदाल, देखिए इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की कुदाल होती है हमारी, उससे खेती करने लगे लोग। और देखिए गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ गई, ठीक है। धान की रोपाई यानी कि धान की फसल उगाई जाने लगी, ठीक है, और उपज बढ़ गई। देखिए ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार थी, किस प्रकार बटा हुआ था समाज। देखिए कृषि की नई तकनीकी अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सभी को नहीं मिल सका, ठीक है। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिक जमींदार तथा उल्लेख मिलता है, इनके बारे में पता लगता है बौद्धिक कथाओं में। पाली भाषा में देखिए गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े, देखिए जो बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे, जो कि किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। जो शक्तिशाली थे वो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, दबाव में रखते थे अपनी। गांव के प्रधान का पद वंशानुगत होता था। देखिए वंशानुगत का मतलब, जैसे ये प्रधान है तो इसका पुत्र, फिर इसका पुत्र, फिर इसका पुत्र, इसका पुत्र, इस प्रकार चलता रहता था। तो ये वंशानुगत कहलाता है, उसी परिवार का कोई ना कोई प्रधान रहे, ठीक है। देखिए गृहपति, किसान, जमींदार, संप्रभान व्यक्ति, व्यापारी। देखिए गृहपति घर का मुखिया होता था, जो घर का सबसे अहम व्यक्ति हो, पूरे घर पर नियंत्रण रखता हो, उसे गृहपति कहते थे। और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। और देखिए घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संप्रभान व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया जाता है। अब देखिए गृहपति, आपके घर में आज के समय में कुछ ना कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनका घर पर नियंत्रण होता है। इसी प्रकार उस समय भी घर में नियंत्रण होता था किसी बड़े व्यक्ति का, ठीक है। तो इसे गृहपति यानी कि घर का मुखिया कहते थे। देखिए आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे कि देखिए बेल्लार या बड़े जमींदार, जिन्हें बेल्लार भी कहा जाता है। बेल्लार का अर्थ होता है देखिए कृषि व्यवसाय। देखिए हलवाहा या उलवर दास, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। हाँ, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो, और हाँ लाइक का बटन जरूर दबा दो, और घंटी का बटन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट।
अपने दोस्तों में भेजते रहो ताकि वीडियो चैनल पर पढ़ने शुरू हो गए, उनको पता लग सके। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।